हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे ग्रीन के उदार आदर्शवाद के विषय में। पिछली क्लास में आपने देखा था कि ग्रीन ने कैसे आदर्शवादी विचारधारा का उदारवाद के साथ समन्वय किया है। उदारवाद इंग्लैंड की विशेषता रही है और ग्रीन इंग्लैंड का एक विचारक है, अंग्रेज दार्शनिक है 19वीं शताब्दी का। बहुत स्वाभाविक है कि उस पर अपने देश की परिस्थितियों का, वैचारिक मूल्यों का प्रभाव हो, और ऐसा ही है। दूसरी तरफ ग्रीन आदर्शवाद से भी प्रभावित है, हीगल और कांट के दर्शन से प्रभावित है। ये दोनों विचारधाराएं, उदारवाद और आदर्शवाद, सामान्य रूप से एक दूसरे की विरोधी समझी जाती हैं, क्योंकि एक तरफ उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है, तो दूसरी तरफ आदर्शवाद राज्य के अधिकारों की बात करता है, राज्य को महत्व देता है और व्यक्ति की तुलना में राज्य के वजूद को कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है। कहते हैं कि जहां पर सत्ता का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, वहां स्वतंत्रता बाधित होती है, और जहां पर अतिशय स्वतंत्रता की बात कही जाती है, वहां राज्य को हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं मिलती। यानी दो परस्पर विरोधी विचार समझे जाते हैं। लेकिन ग्रीन की खूबी यह है कि उसने इन दो विरोधी विचारधाराओं में बड़े सुंदर तरीके से समन्वय स्थापित किया है। तो हम ये देखेंगे कि ग्रीन कैसे एक आदर्शवादी विचारक है और कैसे उदारवादी है। उसके चिंतन में कहां कहां आदर्शवाद देखने को मिलता है और कैसे वो उदारवाद के मूल्यों को पुष्ट करता है। तो सबसे पहले ग्रीन के चिंतन का जो प्रारंभ बिंदु है वो आदर्शवाद है। यानी ग्रीन अपने चिंतन का प्रारंभ एक आदर्शवादी विचारक के रूप में करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो उसकी रचना है, उसमें वो आदर्शवाद की विवेचना करता है। यानी आदर्शवाद का जो मूल तत्व है, आइडिया, विचार, वो ग्रीन के चिंतन में दिखाई देता है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और हीगल ने भी ये माना एक तत्ववादी दार्शनिक के रूप में कि जो दैवीय विचार है वो दुनिया में क्रियाशील है। यानी ये दुनिया, ये समाज, ये राज्य, सारी व्यवस्थाएं दैवीय विचार की क्रियाशीलता का परिणाम है। उस दैवीय विचार को कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई निर्गुण मानता है तो कोई सगुण मानता है। लेकिन इस दुनिया और समाज का संचालन उसी दैवीय विचार के कारण हो रहा है, उसी के माध्यम से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हीगल के विचारों का अनुसरण करते हुए ग्रीन भी ये कहता है कि एक शाश्वत चेतना है। दैवीय विचार को वो शाश्वत चेतना कहता है, इटर्नल कॉन्सियसनेस। यही इटर्नल कॉन्सियसनेस दुनिया का आधार है। और ये शाश्वत चेतना जो दैवीय चेतना है, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो हमेशा बनी रहती है, जो शाश्वत है, वही चेतना अपने आप को सांसारिक जीवन में नाना रूपों में प्रतिबिंबित करती है। यानी जो भी समाज की व्यवस्था है, जो भी राज्य की व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, जो जड़ चेतन जगत है, उन सब में किसका प्रतिबिंब दिखाई देता है? उसी शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मनुष्य भी उसी शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब है। हिंदू दर्शन में भी मानते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। आत्मा मनुष्य के भीतर रहती है और परमात्मा ईश्वर है। वो मनुष्य की जो आत्मा है
उसी परमात्मा से निकली है और अंत में उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है, ऐसा हिंदू दर्शन में भी मानते हैं। वेस्ट में इसी बात को ग्रीन ने शाश्वत चेतना के विचार के माध्यम से व्यक्त किया कि ये शाश्वत चेतना अपने आप को सांसारिक जीवन में नाना रूपों में, नाना वस्तुओं में, नाना जीवों में, पेड़ पौधों में, चर अचर जगत में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो इस तरह से जो विचार तत्व है, जो आदर्शवादी विचारधारा का आधार है, आइडिया, जो आइडियलिज्म का आधार है, वो ग्रीन के चिंतन में पूरी तरह दिखाई देता है। ग्रीन इस दृष्टि से आदर्शवादी विचारक है कि उसने वैचारिक आधार पर, इटर्नल कॉन्सियसनेस के आधार पर दुनिया, समाज और विभिन्न व्यवस्थाओं की व्याख्या की है, तो इसलिए वो आदर्शवादी विचारक है। दूसरे, ग्रीन इस दृष्टि से भी आदर्शवादी विचारक है कि वो राज्य को एक नेचुरल संस्था मानता है, एक प्राकृतिक संस्था मानता है। जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं वो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं, बनाई हुई संस्था नहीं मानते। बहुत से विचारक ऐसे भी हैं जो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो उनमें से एक है कि उनका ये विचार है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपसी समझौते के माध्यम से खुद लोगों के द्वारा किया गया। लेकिन जो आदर्शवादी विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि राज्य का निर्माण नहीं किया गया, ये तो स्वाभाविक रूप से उदित संस्था है। और ये कैसे स्वाभाविक है? क्योंकि ये संस्था भी उसी शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब है जो शाश्वत चेतना सांसारिक जीवन में विभिन्न चीजों में, विभिन्न संस्थाओं में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। हीगल, यदि आपको याद होगा, तो हीगल क्या कहता है? राज्य को इस रूप में स्वाभाविक मानता है हीगल भी कि राज्य पृथ्वी पर सीधे सीधे दैवीय विचार का अवतरण है, परमात्मा का अवतरण है। उसी विचार को फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए ग्रीन भी ये कहता है कि राज्य जैसी जो संस्था है वो दैवीय विचार का ही स्वरूप है। दैवीय विचार यानी शाश्वत चेतना अपने आप को राज्य के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। तो राज्य कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, राज्य शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब है, उसका प्रतीक है। यहां पर ग्रीन ये भी मानता है कि जो मनुष्य की चेतना है, जो मनुष्य है, वो मनुष्य भी उसी सांसारिक जीवन का अंग है जिस सांसारिक जीवन में शाश्वत चेतना यानी दैवीय विचार अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो मनुष्य के अंदर भी वही शाश्वत चेतना है जो कभी नष्ट नहीं होती। मानवीय चेतना शाश्वत चेतना से निकली हुई है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी का लघु रूप है। तो मनुष्य और राज्य दोनों ग्रीन की दृष्टि में क्या है? ये एक तरह से दैवीय है, यानी जो महत्व राज्य का है वही महत्व व्यक्ति का भी है, क्योंकि राज्य भी शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब है और मनुष्य भी उसी शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ग्रीन ने राज्य और व्यक्ति दोनों को महत्व दिया है, इसलिए वो आदर्शवादी भी है और उदारवादी भी है। तीसरे, ग्रीन ने ये माना कि जो व्यक्ति है, जो राज्य का अंग है, समाज का अंग है, उस व्यक्ति के लिए राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, समाज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेला जीवन नहीं जी सकता
और न केवल जीवन जीना मनुष्य का लक्ष्य है, बल्कि नैतिक जीवन जीना, सद्गुण युक्त जीवन जीना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। जिस सद्गुण युक्त जीवन की बात प्लेटो और अरस्तु करते हैं, नैतिक जीवन की बात करते हैं, उसी नैतिक जीवन की बात ग्रीन भी करता है एक आदर्शवादी विचारक के रूप में। और वो ये मानता है कि व्यक्ति नैतिक जीवन सिर्फ और सिर्फ राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है, राज्य से बाहर रहकर प्राप्त नहीं कर सकता। यानी राज्य व्यक्ति के लिए भी स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि वो स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है। साथ ही राज्य के कार्यों की जहां तक बात है, शुरू में ग्रीन जरूर राज्य के नकारात्मक कार्यों का समर्थन करता है। यानी जो उदारवादी विचारक हैं, वो क्या मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। वो राज्य को बहुत ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। तो इनिशियली ग्रीन भी ये मानता है कि राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, राज्य का रोल निगेटिव होना चाहिए व्यक्ति के जीवन के लिए। और उसका मुख्य पर्पस क्या होना चाहिए? व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को वो बस दूर कर दे, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। ऐसा इनिशियली ग्रीन मानता है। प्रारंभिक रूप में ग्रीन का ये विचार है। तो व्यक्ति के नैतिक जीवन को उपयोगी बताना, राज्य का अस्तित्व उसके लिए जरूरी बताना, दैवीय विचार को महत्व देना, शाश्वत चेतना को महत्व देना, विचार तत्व को महत्व देना और राज्य को इंपॉर्टेंस देना, ये सब तत्व ग्रीन को एक आदर्शवादी विचारक के रूप में सिद्ध करते हैं। इससे भी आगे चलकर वो राज्य को महत्व कहाँ और किस रूप में देता है, इसको हम देखेंगे जब वो उदारवादी विचारक के रूप में अपने आप को पेश करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने मानवीय चेतना को महत्व दिया है। जितने भी उदारवादी विचारक हैं, वो मनुष्य को महत्व देते हैं, व्यक्ति को महत्व देते हैं, और उसी के अनुरूप ग्रीन ने भी मनुष्य चेतना को महत्व दिया है। ग्रीन के समूचे चिंतन को प्रोफेसर बार्कर ने एक सेंटेंस में व्यक्त किया है। वो वाक्य क्या है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इस एक सेंटेंस में ग्रीन का पूरा चिंतन समाहित है, यानी उसका उदारवाद भी और आदर्शवाद भी। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। ये जो मनुष्य की चेतना है, जो मनुष्य है, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? एक उदारवादी के रूप में ग्रीन मानता है कि स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ा वांछित लक्ष्य है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता, नैतिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है। मानवीय चेतना कहां से निकली है? शाश्वत चेतना से निकली है। और इस मानवीय चेतना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्वतंत्रता। अब यहां पर ग्रीन ने स्वतंत्रता को परिभाषित किया है, और उसे परिभाषित करते समय वो स्वतंत्रता की पॉजिटिव धारणा का प्रतिपादन करता है। स्वतंत्रता के दो रूप पेश किए जाते हैं, दो धारणाएं पेश की जाती हैं। एक को हम कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरे को कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा क्या कहती है? जैसा मिल ने प्रतिपादित किया, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता की निगेटिव धारणा है।
कि व्यक्ति के जीवन पर, उसके कार्यों पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध ना तो समाज की तरफ से लगाया जाए और ना ही राज्य की तरफ से लगाया जाए, तभी व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। लेकिन आज स्वतंत्रता की इस निगेटिव धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। आज क्या माना जाता है? स्वतंत्रता को एक पॉजिटिव धारणा के रूप में पेश किया जाता है और सकारात्मक विचार के रूप में स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति को वो सब करने की स्वतंत्रता जिसको करने से, जिस कार्यों को करने से उसके व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता हो। यानी व्यक्तित्व विकास में सहायक होने वाले कार्यों की आजादी ही वास्तविक आजादी है। केवल प्रतिबंध हटा देने से व्यक्ति विकसित नहीं हो सकता, मानवीय चेतना विकसित नहीं हो सकती। ग्रीन यहां पर यह कहता है, उदाहरण देता है कि जैसे हम सौंदर्य को केवल कुरूपता के अभाव का नाम नहीं दे सकते। कोई व्यक्ति कुरूप नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुंदर है, क्योंकि सौंदर्य तो एक खास चीज है, एक विशिष्ट चीज है, विशिष्ट स्थिति का नाम है। सौंदर्य में केवल शारीरिक सौंदर्य ही सम्मिलित नहीं होता। डील डॉल के साथ सुंदर चेतना, सुंदर मन भी सौंदर्य की परिभाषा में आता है। तो किसी व्यक्ति की सुंदरता का मूल्यांकन केवल उसके शारीरिक सौष्ठव के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि सौंदर्य के बहुत सारे मापदंड हैं। आप देखते हैं कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया में जिन सुंदरियों का चयन होता है, उनके शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उनके मानसिक गुणों की परख भी होती है। तो इसी बात को की तरफ संकेत करते हुए ग्रीन ये कहता है कि जैसे सौंदर्य एक सकारात्मक चीज का नाम है, वैसे ही स्वतंत्रता भी एक सकारात्मक स्थिति का नाम है। और इस स्थिति में स्वतंत्रता का मतलब है उन कार्यों को करने की आजादी जो करने योग्य है, उन वस्तुओं का उपभोग करने की आजादी जो उपभोग करने योग्य है। उपभोग करने योग्य चीजें कौन सी हैं? करने योग्य कार्य कौन से हैं? वो कार्य जिनको करने से हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है, वो करने योग्य कार्य है। और उन कार्यों को करने की आजादी ही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। तो इस तरह से एक उदारवादी विचारक के रूप में ग्रीन स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन करता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता निगेटिव स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि पॉजिटिव स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब बार्कर के उदाहरण पर अगर जाएं, तो बार्कर क्या कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। अगला वाक्य क्या है, अगला सेंटेंस का पार्ट क्या है कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। यानी स्वतंत्रता की उपलब्धि बिना अधिकारों के नहीं की जा सकती, और अधिकार कौन उपलब्ध कराता है? राज्य उपलब्ध कराता है। अधिकार का मतलब क्या है? उन परिस्थितियों की उपस्थिति जिन परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम होता है, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सक्षम होता है। सपोज कीजिए हमारे जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हम अपने व्यक्तित्व का विकास करने वाले तमाम कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन अगर समाज का दूसरा व्यक्ति हमारे कार्य में बाधक बनता है किसी भी रूप में, तो उस बाधा को कौन दूर करेगा? एक सीमा तक हम खुद भी दूर कर सकते हैं,
लेकिन एक सीमा के बाद हम नहीं कर सकते। यानी हमारी निर्भरता किस पर बढ़ जाती है? राज्य पर बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि राज्य के बिना अधिकारों की उपलब्धि संभव नहीं है, क्योंकि राज्य ही वो संस्था है जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई प्राधिकारी किसी के अधिकार, किसी की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित करता है, तो राज्य की न्यायपालिका, राज्य की पुलिस, राज्य के कानून उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तो स्वतंत्रता बिना अधिकारों के प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका दूसरा पहलू ये है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि समाज में कुछ लोगों को स्वतंत्रता हासिल हो जाए, कुछ लोगों को अपने व्यक्तित्व विकास की सुविधाएं मिल जाए। स्वतंत्रता और अधिकार की जो धारणा है वो ये मानती है कि ये अधिकार, ये स्वतंत्रताएं समाज के हर व्यक्ति को मिलने चाहिए। आप जानते हैं कि समाज में कुछ लोग सक्षम होते हैं, सशक्त होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी होता है जो अपेक्षाकृत निर्बल होता है, गरीब होता है और किसी भी कारण से अक्षम होता है अधिकारों का प्रयोग करने में। ऐसी स्थिति में उस वर्ग के लोगों को भी उनके अधिकार प्राप्त हो सके, उनकी स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, इसके लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि अधिकार विशेष अधिकार बनकर रह जाएंगे, स्वतंत्रता समाज के कुछ खास लोगों की स्वतंत्रता बनकर रह जाएगी, पूरे समाज को वो स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। तो इसलिए सभी को स्वतंत्रता उपलब्ध हो सके, सभी को अधिकार मिल सके, इसके लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी होता है। और अधिकारों की जो वैधानिक धारणा है वो यही कहती है कि अधिकारों की उपलब्धि राज्य के बिना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के कानून अधिकारों की रक्षा करते हैं। दूसरे, ग्रीन ने अधिकारों के संबंध में अधिकारों की प्राकृतिक धारणा का समर्थन किया है। अधिकारों की प्राकृतिक धारणा का समर्थन कई विचारकों ने किया है, लेकिन सबके तर्क अलग अलग हैं। कुछ लोग अधिकारों को इसलिए प्राकृतिक मानते हैं क्योंकि अधिकार प्रकृति प्रदत्त है। जब राज्य नहीं था तब भी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात कही है, जिसमें उसने बताया कि जब राज्य नहीं बना था तो प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार थे। हॉस भी कुछ हद तक इन अधिकारों के वजूद को स्वीकार करता है, लेकिन जहां तक ग्रीन का प्रश्न है, ग्रीन अधिकारों को इसलिए प्राकृतिक नहीं मानता कि वो राज्य बनने से पहले मौजूद है, बल्कि इसलिए प्राकृतिक मानता है क्योंकि अधिकार व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। बिना उसके व्यक्ति का जीवन संभव ही नहीं है। और इसीलिए आजकल मानवाधिकारों की बात भी कही जाती है कि मनुष्य का जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ परिस्थितियां अपरिहार्य हैं, वो मिलनी ही चाहिए व्यक्ति को। तो ग्रीन की दृष्टि में अधिकार प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि वो मनुष्य जीवन के लिए स्वाभाविक है। इसलिए प्राकृतिक नहीं है कि वो राज्य से पहले प्राकृतिक अवस्था में मौजूद थे या वो प्रकृति प्रदत्त है। अधिकारों के लिए राज्य की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्रीन ने ऐसा नहीं माना। तो आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता, अधिकार और मानवीय चेतना, ये सब उदारवाद का तत्व है और ग्रीन के चिंतन में वो नाना रूपों में दिखाई देते हैं। अब यहां पर ग्रीन इस दृष्टि से भी उदारवादी है
और आदर्शवाद का पुट इसमें दिखाई देता है कि एक तरफ तो वो राज्य के कार्यों को नकारात्मक बताता है कि राज्य को केवल बाधाओं को दूर करने का काम करना चाहिए, ज्यादा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नैतिक जीवन के मार्ग में जो जो हिंड्रेंस आ रही हैं, उनको दूर करना ही राज्य का कर्तव्य है। ग्रीन ने कहा, द स्टेट इज द हिंड्रेंस टू द हिंड्रेंसेस अगेंस्ट गुड लाइफ। नैतिक जीवन के मार्ग में जो बाधाएं हैं, राज्य उनके बाधक का कार्य करता है, उन बाधाओं का बाधक है राज्य। तो यहां तो वो उदारवादी है, क्योंकि व्यक्तिवादी उदारवादी भी राज्य के नकारात्मक कार्यों का समर्थन करते हैं, वो राज्य को ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन यहां पर उसका उदारवाद आदर्शवाद की तरफ मुड़ जाता है जब वो ये कहता है कि नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाएं कौन सी हैं, राज्य किन बाधाओं को दूर करेगा। फिर वो कहता है, अशिक्षा, गरीबी और मद्यपान, ये 3 नैतिक जीवन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं। तो फिर राज्य को इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही इन बाधाओं को दूर करेगा। राज्य अशिक्षा को दूर करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, गरीबी को दूर करने के लिए गरीबी निवारण कार्यक्रम अपनाएगा, और मद्यपान की बुरी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए मद्य निषेध कार्यक्रम को लागू करेगा। यानी राज्य प्रकारांतर से वो सारे काम करेगा जो एक लोक कल्याणकारी राज्य करता है। ग्रीन का कोटेशन है। ग्रीन ने कहा, प्रश्न किया कि क्या लंदन के उस अशिक्षित भूखे नंगे व्यक्ति से जिसके दाएं बाएं शराब की दुकानें हैं, नैतिकता की अपेक्षा की जा सकती है? यदि नहीं, तो इन बाधाओं को दूर करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है। आपको याद दिला दूं कि ग्रीन इंग्लैंड में जो मद्य निषेध आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व करता था, जिसमें ये माना गया कि मद्यपान एक बुराई है जो नैतिकता के मार्ग में, व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ के रूप में खुद ग्रीन ने इस आंदोलन में भाग लिया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस पूरे विचार से ये निष्कर्ष निकलता है कि ग्रीन कैसे उदारवाद के साथ साथ आदर्शवाद का समन्वय करता है। आदर्शवादी विचारक के रूप में शुरुआत करता है, बीच में उदारवादी हो जाता है, और फिर वो आदर्शवाद की तरफ मुड़ता है। लास्टली, ग्रीन इस दृष्टि से भी उदारवादी विचारक है क्योंकि वो राज्य का आधार समाज की सामूहिक इच्छा को मानता है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। ये ग्रीन का कथन है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। व्यक्ति के जीवन में राज्य का महत्व है, लेकिन व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य के कानून उनकी ही इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं, जनमत को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स के आधार पर, शक्ति के आधार पर लोगों से राज्य के कानूनों का पालन नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर ग्रीन ये भी संकेत देता है कि जो कानून जन इच्छा के प्रतिबिंब होते हैं, उनके पालन की संभावना ज्यादा होती है। तो एक तरफ ग्रीन ने राज्य को महत्व दिया, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति को भी कम महत्व नहीं दिया, और कहीं व्यक्ति को राज्य के सम्मुख नतमस्तक किया, यानी राजकीय कानूनों के पालन के लिए
प्रेरित किया, तो कहीं राज्य को मानवीय चेतना को महत्व देने के लिए बाध्य किया, समाज की सामूहिक इच्छा को महत्व देने के लिए बाध्य किया। तो आपने देखा कि कितने सुंदर तरीके से ग्रीन ने आदर्शवादी विचारधारा का उदारवाद के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। आशा है आपको ग्रीन का उदार आदर्शवाद समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन में भी अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए एग्जाम्स के लिए। किसी की कोई क्वेरी?